हेलो बच्चों, आज हम इवोल्यूशन से एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेंगे दैट विल बी द पैटर्न्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। और देखिए, जब नेचुरल सिलेक्शन और इन सारी चीज़ों की बात आती है, हम पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैटर्न कैसे समझा जाता है। हम ये बात देखते हैं कि भाई नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पर भी आता है तो नेचुरली सेलेक्ट होता कौन है। वो जो डार्विन की भाषा में डार्विनियन फिटनेस दिखाएं, और डार्विनियन फिटनेस का मतलब क्या था? डार्विनियन फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस से था। इसका मतलब क्या? जो ज्यादा फिट रहे। अब ये फिट कैसे? तो जो जितना ज्यादा अडाप्ट होगा, जो जितना बेहतरीन अडाप्ट होगा दिए गए एनवायरमेंटल कंडीशन पे, एक कोई एनवायरमेंटल कंडीशन पे एक कोई ऐसा स्पीशीज हो जो ज्यादा बेहतर तरीके से अडाप्ट कर पाए। कैसे अडाप्ट हो? उसके पास वो वेरिएशंस होंगे। तो किसी में जब इनबिल्ट वेरिएशंस होती हैं, वो इनबिल्ट वेरिएशन किसी भी उस स्पीशीज को, एक स्पीशीज को, दो स्पीशीज को, तीन स्पीशीज को किसी दिए गए एनवायरमेंटल कंडीशंस पे ज्यादा बेहतर अडाप्ट होने का मौका देती है दूसरों से। जो ज्यादा बेहतर अडाप्ट होता है, हम कहते हैं वो ज्यादा फिट है। किस टर्म से फिट है? जो जितना अडाप्ट होगा, मतलब जो जितना डार्विन की भाषा में जो जितना फिट होगा, वो उतना रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। कैसे पता चलेगा? तो वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा रेट से रिप्रोड्यूस करेगा, रैपिडली रिप्रोड्यूस करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालेगा। तो मोर नंबर ऑफ प्रोजेनीज, या यू कहे मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जहां तक बातें आती नेचुरल सिलेक्शन की, आपको एक फ्लो दिमाग में ये रखना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन हाउ इट ऑपरेटेड। तो देयर वाज अ एक्स इंडिविजुअल, इस एक्स के पास अपने पूर्वज से एक वेरिएशन आया, तो इसमें एक इनबिल्ट वेरिएशन है, इनबिल्ट वेरिएशन है। क्लियर? ये इनबिल्ट वेरिएशन इसको एक कोई फिनोटाइप देगा। कौन सा फिनोटाइप देगा? एक ऐसा फिनोटाइप देगा जिसकी क्या रहेगी? अपनी अडाप्टिव वैल्यू रहेगी। अडाप्टिव वैल्यू रहेगी मतलब एक ऐसा फिनोटाइप होगा जो कि उस पर्टिकुलर दिए गए एनवायरमेंटल कंडीशंस पे अडाप्ट होने में उसकी मदद करेगा। ये अगर होता है तो यहां पर अब कहेंगे क्या ऑपरेट करेगा? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा। क्लियर? तो हमारे पास एक फिनोटाइप का बड़ा अच्छा खेल आ जाता है कि हम ये समझे कि इसका इंपॉर्टेंस कितना होता है और इससे हम पैटर्न कैसे कैसे समझते हैं। तो मतलब एक दिए गए पॉपुलेशन में हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 टाइप के फिनोटाइप हो सकते हैं। लेकिन क्या हर फिनोटाइप बराबरी तरीके से फेवर्ड होता है कि नहीं होता है? और नहीं तो कब नहीं होता? ये सारी चीज को हम देखते हैं। देखिए, हम क्या है, जब इन सारी चीजों को समझते हैं तो हम एक चीज निकालते हैं कि जो फिनोटाइप, वो फिनोटाइप या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी फिनोटाइप फेवर्ड है फॉर नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? तो एक फिनोटाइप है जिसको फेवर कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन, वो सिलेक्ट होगा और ज्यादा प्रोजेनी बनाए। मतलब जो ज्यादा फिट है, ये ज्यादा फिट वाला है, या इसको हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स पे दिखता है, मतलब मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड। ठीक? इसको हम लोग एवरेज फिनोटाइप भी बोल सकते हैं। क्लियर? या इसको हम लोग मीन कैरेक्टर वैल्यू बोलेंगे। क्लियर? तो हमारे पास देखिए ऐसे इंडिविजुअल्स आए, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास मीन कैरेक्टर वैल्यू होती है। ठीक? इसकी भाषा में हम कैसे समझाएं? ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ऐसे फिनोटाइप्स होते हैं जिनको फेवर नेचुरल सिलेक्शन करता है। ठीक? तो फिनोटाइप्स विच आर फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, या जिनको हम लोग एवरेज फिनोटाइप कहते हैं। एवरेज फिनोटाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जनसंख्या का जब औसत निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या उन्हीं की आती है जिनके पास वो फिनोटाइप है जो पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन पे ज्यादा बेहतर अडैप्ट हो रहा है, मतलब जो ज्यादा फिट है। क्लियर? ये सारा एक एंगल होता है हमारे पास,
ये एक टाइप होता है। दूसरे हमारे पास वो होते हैं। अब बात हमको ये भी ध्यान देखनी है कि प्रकृति किसी को धक्के मारकर तो नहीं निकाल देती, तो हमारे पास ऐसे भी फिनोटाइप्स आएंगे, ऐसे भी फिनोटाइप्स आएंगे। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी की लाइन पे जाएं तो साफ लिखा है नेचर डू नॉट कंप्लीटली वाइप्स आउट द वेरिएंट्स, मतलब किसी का पूरा सफाया नहीं हो जाता। तो ऐसे भी वेरिएंट्स आएंगे, ऐसे भी आएंगे जो इनसे अलग होंगे, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप other than the mean character value, मतलब एवरेज को छोड़ करके, एवरेज फिनोटाइप को छोड़ करके बोला जाए, मतलब अदर देन एवरेज फिनोटाइप, जो बाकी बचे हुए फिनोटाइप होंगे, ठीक है, इनको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू या एक्सट्रीम फिनोटाइप। देखिए बार बार ये वैल्यू जैसा शब्द आता है, तो वैल्यू आपको एक समझना है, जो फिनोटाइप जो नेचर प्रिफर कर रही है, जिसे सेलेक्ट कर रही है, वो जो नेचर को खुश कर रहा है, वो जिस दिए गए एनवायरमेंटल कंडीशन पे ज्यादा बेहतर अडैप्ट हो रहा है, वो बन जाता है हमारा मीन इसलिए क्योंकि औसतन संख्या उनकी सबसे ज्यादा। और दूसरे वो तो ऐसा तो है नहीं कि केवल वही मिलेंगे जनसंख्या में, कुछ वो भी मिलेंगे जो उससे डिविएट कर रहे हैं। लेट अस सपोज अगर हम एक बात करते हैं कि एक दिए गए जंगल में हमारे पास तीन बीटल्स थे, हम कह रहे हैं हमारे पास 3 बीटल थे, हमारे पास एक बीटल था रेड कलर का, हमारे पास एक बीटल था ब्लू कलर का और एक बीटल था हमारा ब्लैक कलर का। अगर हम बोल रहे हैं जंगल में ब्लैक कलर बीटल सबसे ज्यादा है, तो अब आप ये सोचिए ब्लैक कलर वो फिनोटाइप हो गया ब्लैक कलर बीटल का जो फेवर्ड है नेचुरल सिलेक्शन की, वो क्या बन जाएगा मीन कैरेक्टर वैल्यू। और फिर ये बाकी रेड और ब्लू जो है इनकी संख्या बहुत कम है, तो ये बाकी रेड और ब्लू क्या बन जाएंगे पेरिफेरल कैरेक्टर या एक्सट्रीम फिनोटाइप। तो जब हमारे पास एवरेज फिनोटाइप और ये एक्सट्रीम फिनोटाइप का आइडिया आता है, तो हम क्या करते हैं, एक कर्व प्लॉट करना चालू करते हैं। कर्व होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हम क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करेंगे। अब समझिए, देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इस एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ एवरेज या फेवर्ड फिनोटाइप कर्व प्लॉट करेंगे। कर्व प्लॉट करते टाइम आप देखें कैसा करने वाले हैं। यदि आपको ऐसा कर्व मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान दें कर्व में क्या करना है। ये जो दो पोर्शंस आप दिख रहे हैं, चाहे तो होगा या तो नहीं होगा, ये जो चीजें ध्यान रखें, ये दो जो हमारे आते हैं ये बेसिकली होते हैं क्या, एक्सट्रीम फिनोटाइप, या ये हमारा होता है पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। ठीक, इसकी पीक हम देखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा आएगा, ये होगा हमारा क्या, मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक, तो हमको एक चीज समझ में आती है। अभी आप देखिए आपके पास कितने एक्सट्रीम फिनोटाइप दिख रहे हैं, 2 एक्सट्रीम फिनोटाइप दिख रहे हैं। तो 2 एंड्स पे एक्सट्रीम फिनोटाइप है, 2 एंड्स पे पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू है। ये वो फिनोटाइप से जो फेवर्ड नहीं है, ये वो फिनोटाइप से जो फेवर्ड है, ये नेचुरल सिलेक्शन में जा रहे हैं। अब आप समझिए, आपको इन दो फिनोटाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर 2-3 टाइप का पैटर्न मिलेगा। पहला पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हिंदी में इसे हम स्थिरकारी चयन कहते हैं। अब ये क्या होता है समझेंगे। ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जहां ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू को ही रखें। मतलब यहां पर
वो एक ऐसी पॉपुलेशन जिसपे ज्यादा से ज्यादा वही सदस्य है जिनको नेचर फेवर करने वाला है, उन सदस्यों की संख्या या तो बहुत कम है या तो नहीं है जिनके पास एवरेज फिनोटाइप के अलावा कोई और फिनोटाइप है। मतलब आप इससे समझिए, यदि कर्व प्लॉट करें और यदि कर्व आपको कर्व में ऐसा मिले कि ये वाला हिस्सा बड़ा होता हुआ मिले, ये ना रहे या रहे भी तो बहुत कम रहे, तो जब आपको कर्व आपको ऐसा दिखे, देखिए अंतर देखिए, मैंने इसको चौड़ा बनाया है, चौड़ा बनाया तो क्या हुआ, ये जब चौड़ा बनाया देखिए ये पार्ट आ रहा था, जैसे जैसे नैरो होगा ये पीक जैसे जैसे टॉल होते जाएगी, मतलब ये कर्व का पार्ट जितना ऊपर जाएगा, एज द पीक गेट्स हायर, ये जैसे जैसे हाई होता जाएगा। अगर आपको हायर पीक मिल रहा, ये पूरा मीन कैरेक्टर वैल्यू का आ गया, देखिए पूरा ये मीन कैरेक्टर वैल्यू से भरेगा। हो सकता है एक्सट्रीम फिनोटाइप रहे, नंबर बहुत कम रहेगा या तो ना रहे। क्लियर? ये सिलेक्शन बन जाएगा क्या? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ज्यादातर ऐसे सिलेक्शंस में ये उन पॉपुलेशंस की बात करते हैं जहां पर एलील फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, ये स्टेबल है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबल कर दिया, स्थिर हो गया। स्थिर किसमें हुआ? केवल उन्हीं फिनोटाइप को, उन्हीं दृश्य प्रारूप को ही चुना जाएगा, उन्हीं दृश्य प्रारूप या उन्हीं फिनोटाइप्स को चुना जाएगा जिनके पास वो वाला फिनोटाइप है जो कि उस एनवायरमेंटल कंडीशन पे फिट होता है, और वो ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपने प्रोजेनी छोड़ते हैं, तो वो डार्विनियन भाषा में जहां पर फिटनेस आती है उनकी है, और केवल उन्हीं को अगर आप चुने, उन्हीं का चयन करें, तो बेसिकली हो जाता है क्या? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पे जब बात आती है कि हम कैसे समझे और कैसे उदाहरण समझे, देखिए 2019 में हमसे एक सवाल पूछा गया। 2019 का सवाल था कि जो नवजात शिशु रहते हैं, वेट ऑफ न्यूबॉर्न जो रहता है, वेट ऑफ न्यूबॉर्न जो रहता है, वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज जो रहता है, ये अगर लिया जाए तो सवाल में दिया था कि वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज रेंज अप करता है 2 से 5 किलो तक। क्लियर है? ये रेंज करता है कह रहा है, ठीक है, मान लिया हमने। दो चीजें आ रही है। अब यहां पर कहता है कि जो 97% न्यूबॉर्न्स रहते हैं, 97% ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज जो रहते हैं बेसिकली, उनकी एवरेज वेट, 97% ऑफ न्यूबॉर्न जो होते हैं उनकी एवरेज वेट जो आती है वो बेसिकली आती है 3 से 3.3 केजी। देखिए सबसे ज्यादा क्या बोला मैंने, एवरेज फिनोटाइप वो होता है, फेवर्ड फिनोटाइप वो होता है जिनकी संख्या सबसे ज्यादा किसकी? इनकी। मतलब ये क्या बन जाएगा? मीन कैरेक्टर वैल्यू बन जाएगा। 3 से 3.3 केजी जो है ये मीन कैरेक्टर वैल्यू है। 97% ऑफ न्यूबॉर्न जो है ये फेवर्ड फिनोटाइप है। ये वो बच्चे होते हैं जो क्या कर जाएंगे? सर्वाइव कर जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात ये आ रही है कि अभी आपके पास 2 छोर आएगा, एक वो रहेंगे जो इससे नीचे रहेंगे, एक वो रहेंगे जो इससे ऊपर रहेंगे। 3 से नीचे, 3.3 से ऊपर भी रहेंगे। 3.3 से ऊपर जा रहे हैं, मतलब आप ओवरवेट की बात कर रहे हैं। ओवरवेट वाले अगर लिया जाए, ओवरवेट वाले 4.5 से 5 केजी वाले बच्चे। अंडरवेट लिया जाए 3 से कम वाले, अंडरवेट लिया जाए लेस देन 3 केजी वाले, लेस देन 3 केजी या 2 से 2.5 केजी की बात करें, लेस देन 3 वैसे ले सकते हैं आप। 2 से 2.5 केजी वाले ये अंडरवेट हो गए। ये दोनों सवाल में कहा गया था मर जाते हैं। पैटर्न पूछा गया, खुद जज कीजिए, देखिए आप, फिर मैं आपको और एग्जांपल बताता। वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज 2 से 5 केजी, ये एक रेंज है, हमारे को एक फिनोटाइप दी गई, हमको मीन कैरेक्टर भी दिया गया। कहा गया कि जो बच्चे पैदा होते हैं 97% ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज 3 to 3.3 केजी है, तो मतलब ये मीन कैरेक्टर वैल्यू आ गई। मतलब इतने % बच्चों के पास ही वो फिनोटाइप होता है जो नेचर को खुश करता है, नेचर उनको सेलेक्ट करता है, वो सर्वाइव हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारा मीन कैरेक्टर आ गया। 2 एक्सट्रीम आएंगे। एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या है? या तो वो ओवरवेटेड रहेंगे या तो अंडरवेटेड रहेंगे। ओवरवेटेड वाले भी, अंडरवेटेड वाले भी मर जा रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम फिनोटाइप यहां पर बिल्कुल फेवर्ड नहीं हो रही है। तो खाली कौन फेवर हुआ यहां पर? एवरेज वाले। जहां आपको ज्यादा संख्या एवरेज फिनोटाइप की फेवर होते हुए देखिए क्या सिलेक्शन हो जाता है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर? आप किसी में भी अब आपको एग्जांपल मिले आप ये समझ जाइएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि एक कैटल शेड है, कैटल शेड में मेरे पास 3 तरीके की पॉपुलेशन वहां पर है, वहां पर 90% ऑफ पॉपुलेशन में वो गाय हैं जो बेसिकली
5 से 5.5 लीटर दूध देती है। अब आप देखिए 80 से 90% मैंने उन गाय को रखा है जो बेसिकली 5 से 5.5 लीटर दूध देती है। मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं, मीन वैल्यू क्या बनेगी 5 से 5.5 लीटर। फेवर्ड फिनोटाइप क्या बनेगा, वो 80% वाले। मतलब जब ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल वो मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर जाते हैं, और एक्सट्रीम जो दो बनेंगे वो बनेंगे जो 5 लीटर से कम दे रहे हैं, वो बनेंगे जो 5.5 लीटर से ज्यादा दे रहे हैं। मतलब वो दो मेरे एक्सट्रीम वैल्यू बन जाएंगे, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू बन जाएंगे। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जब आपको एकदम लिमिटेड दिखे या वाइप्ड आउट दिखे या ना दिखे, और मीन वैल्यू ज्यादा से ज्यादा फेवर्ड इंडिविजुअल वाले फिनोटाइप की वैल्यू ज्यादा दिखे, ये सिलेक्शन बन जाता है क्या, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बहुत कॉमन है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो यहाँ सवाल में किया जाता है, इसलिए इसे स्किप आउट ना करें। बेसिकली ध्यान देंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के दौरान एलील फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट नहीं होती है, ये ध्यान रहे। क्लियर। दूसरा अब एक समझें, वक्त के साथ, अब देखिए एनवायरमेंटल कंडीशन कभी कांस्टेंट नहीं रहती, तो एनवायरमेंटल कंडीशन जब कांस्टेंट नहीं रहती तो विद द चेंज ऑफ द एनवायरमेंट, विद द चेंज इन द एनवायरमेंट, विद द चेंज ऑफ एनवायरमेंट ऐसा होगा, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल्स ऑफ पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, जिन्हें हम कह रहे थे क्या, एक्सट्रीम फिनोटाइप, ठीक है, ये हो सकता है कि ये आगे चल करके फेवर्ड हो जाए, फेवर्ड हो जाए। अब फेवर्ड होंगे तो कैसे करेंगे, आपके पास दो एंड्स आ रहे थे। अब हम अगले सिलेक्शन की बात करते हैं। अगला सिलेक्शन जो हमारे पास होता है दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। देखिए क्या होगा, आपको नाम बता रहा है, किसी एक दिशा में ये जो कर्व रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रहेगी, वो शिफ्ट होना चालू होगी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आया, वैसे वैसे हुआ ये कि एक कोई एक्सट्रीम फिनोटाइप था जो ज्यादा फेवर्ड हुआ ओवर दी मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन कैरेक्टर वैल्यू एवरेज फिनोटाइप से ज्यादा फेवर्ड वाला हो गया, एक्सट्रीम फिनोटाइप हो गया। एक्सट्रीम फिनोटाइप के ऐसे होने के कारण क्या होगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करेंगे तो होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपकी ऐसे जा रही थी, ये आपका ऐसा था। जब आपकी पीक एक दिशा में जाना चालू कर दे, मतलब मैं अगर कुछ समय के बाद अगर देखूं तो देखिए ये पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू था, ये मीन कैरेक्टर वैल्यू था। अगर आपकी कर्व कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाए, ये वाले यहां पर आ जाए जो आपके एक्सट्रीम फिनोटाइप है, ये कर्व यहां शिफ्ट हो रहा है, तो जब कर्व एक डायरेक्शन में शिफ्ट होना चालू करता है, कब शिफ्ट होगा, दिमाग लगाइए, जब पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू फेवर्ड होगी। मतलब ऐसे फिनोटाइप जो एक्सट्रीम होते हैं वो फेवर्ड होना चालू हो जाए ओवर दी एवरेज फिनोटाइप या मोस्ट फेवर्ड फिनोटाइप जो पहले होते थे। तो इस दौरान पे जो सिलेक्शन ऑपरेट होगा दैट विल बी डायरेक्शनल सिलेक्शन। लेकिन ये ध्यान रहे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में कोई एक ही एक्सट्रीम रहता है जो फेवर्ड होता है ना, कोई एक एंड पे ही आप एक्सट्रीम फेवर करते हैं। जैसे से फॉर एन एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल जो बनेगा हम समझते हैं। देखिए ये हमको दिमाग में पहले से रखना है, हम जब इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं कि डार्विनिज्म हो चाहे कहीं पर भी हो, इवोल्यूशन के एक बेसिक आधार इस पर डली हुई है कि वेरिएशन इनबिल्ट होता है, प्री एग्जिस्टिंग होता है, नया नहीं बनता, पहले से रहता है। हाँ, बदलते वक्त के साथ, बदलते एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ उसका फायदा हो सकता है बाद में मिले, लेकिन वो रहेगा पहले से। अब आप समझिए इस पे क्या होने वाला है। मान लेते हैं मॉस्किटोज थे, अब यहां समझेंगे, मॉस्किटोज के ऊपर डीडीटी का हमने इस्तेमाल करना चालू किया। देखिए दो इसके फिनोटाइप आए होंगे, एक वो मॉस्किटो रहे होंगे जो ससेप्टिबल रहे होंगे, और एक वो मॉस्किटो रहे होंगे जो रेजिस्टेंट रहे होंगे। क्या लगता है हमें कि भाई जब डीडीटी का उपयोग होना चालू हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटो क्या रहे होंगे, ससेप्टिबल रहे होंगे, फेवर्ड फिनोटाइप क्या रही होगी, ससेप्टिबल रही होगी। तो जब डीडीटी का उपयोग नहीं हुआ, डीडीटी का उपयोग चालू हुआ था शुरुआती भाग में,
या डीडीटी का उपयोग जब नहीं होता था, रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, मतलब ये हो गया हमारे एक्सट्रीम फिनोटाइप। इनका नंबर क्या होता था, कम होता था, इनका नंबर ज्यादा होता था, शुरुआत में मर जाते थे, रेजिस्टेंट वालों का संख्या कम था। ये एक्सट्रीम फिनोटाइप है, ये पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू है, ये लेस फेवर्ड थे शुरुआत में। तो शुरुआत में जब इनका उपयोग नहीं हुआ था, या उपयोग शुरुआती भाग में अगर बात करें, तो हमको जो मिलता था स्टेबलाइजिंग मिलता था। वक्त बदला, डीडीटी का एक्सटेंसिव यूज आया, और एक्सटेंसिव यूज के कारण देखिए पहले से रेजिस्टेंट स्ट्रेन यहां पर मच्छरों की है, मॉस्किटोज पहले से उनके अंदर एक इनबिल्ट वेरिएशन था रेजिस्टेंस का। वक्त बदला और धीरे धीरे करके बदलते हुए समय में बल मिला किसको, रेजिस्टेंट को। और क्या हुआ, समय के साथ ज्यादा से ज्यादा मॉस्किटोज क्या हो गए, डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट हो गए। ये कहां था, एक एंड पे था पहले, ये क्या था, फेवर्ड था। समय बदला, एनवायरमेंटल कंडीशन बदली, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू फेवर्ड हो गई, और ये कर्व जो थी वो शिफ्ट हो गई एक डायरेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा नंबर एक्वायर कर लिया किन लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा फेवर्ड कौन हो गया, अब रेजिस्टेंट वाले। तो यदि कर्व एक दिशा में शिफ्ट थे, एग्जांपल आपके सामने है डीडीटी रेजिस्टेंट इन मॉस्किटोज, या इवन आप ये समझे बैक्टीरिया में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, पहले तो नहीं था, बाद में आया, और अब ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंट है। तो एक एग्जांपल आपको याद रखना है डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज। दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तीसरा बड़ा खास आप ही की किताब में दिया होगा, एक है जो बेसिकली इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का उदाहरण है, ये भी डायरेक्शनल सिलेक्शन का उदाहरण है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या हुआ, खुद ही दिमाग लगाइए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हुआ, दो मॉथ थे, एक डार्क एक लाइट। हम एक कंसाइज पे देख रहे हैं, इनका खेल ही अलग चलता है। तो लाइट कलर्ड मॉथ जो थे वो ज्यादा बेहतर ब्लेंड हो जाते थे अपने बैकग्राउंड में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पेड़ों की शाखों पे लाइकेन था। लाइकेन जो था बड़ा अच्छा, लाइकेन जो था वो अगर लिया जाए तो बड़ा अच्छा, ये लाइकेन जो था ये इसमें बैकग्राउंड मिलता था, और जो लाइट या वाइट कलर्ड मॉथ है वो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता था। लेकिन उसमें पकड़ा कौन जाता था, ये एक्सट्रीम फिनोटाइप था, डार्क कलर्ड। आप नहीं बोल सकते अचानक आया, ये पहले से था, नंबर कम था, म्यूटेंट वैरायटी थी, लेकिन ये प्रीडेटर के ज्यादा निशानी पे आता था, क्योंकि एक डार्क को व्हाइट में ब्लेंड होना बड़ा ही मुश्किल काम था, इसलिए ये आसानी से पकड़ में आ जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जैसे जैसे धीरे धीरे सूट कार्बन का उपयोग आया, और वो सारा पॉल्यूशन के कारण लाइकेन डिसअपियर हुआ, तो ये लाइट वाला अब ब्लेंड नहीं हो पाया, लेकिन डार्क वाला डार्क बैकग्राउंड में ब्लेंड अप हो गया और ये बच गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अगर देखा जाए तो संख्या किसकी बढ़ी, डार्क वाले की। मतलब ये एक्सट्रीम था, ये फेवर्ड था, शुरुआत में ये फेवर्ड हुआ, बाद में एक्सट्रीम वाला। कर्व किधर मूव किया, एक डायरेक्शन में, क्या सिलेक्शन आएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन आएगा। तो ये ध्यान देना है, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्शनल सिलेक्शन में याद रखना है आपको, डायरेक्शनल सिलेक्शन में अलील फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। क्लियर है? देखिए दो चीजें आई हैं जो बेसिक आपको ध्यान में रखना है, एवरेज फिनोटाइप, ज्यादा से ज्यादा संख्या ध्यान दीजिए, और जिनकी कम संख्या है उनको आप लेस फेवर्ड फिनोटाइप या एक्सट्रीम फिनोटाइप या इंडिविजुअल्स हैविंग कैरेक्टर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू लेके चले, और बस ये ध्यान देते हुए चले आप किनको फेवर कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज फिनोटाइप को फेवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस फिनोटाइप को फेवर करते हैं जो ज़्यादा सिलेक्शन में आ रही है, उनको आप बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका पॉपुलेशन जब एवरेज फिनोटाइप से बनता है आप कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। जब आपके पॉपुलेशन में एसओ की संख्या ज़्यादा हो जाती है जो पहले कम थी, कम फेवर्ड होती थी, बदलते वक्त के साथ अगर वो ज़्यादा फेवर हो रही है तो वो बन जाती है डायरेक्शनल सिलेक्शन। और तीसरा एक सिलेक्शन यहाँ पर उतर करके आता है जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर होता है वो सिलेक्शन,
इसको हम लोग कहते हैं डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शंस की जब आप बात करते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान देनी है बस। यहां पर इंडिविजुअल्स with extreme phenotype at both ends। अभी तक क्या बात करते थे, एक ही का मूव करे आगे, जब दोनों में मतलब पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू at both ends are favored and mean character is less favored। mean character value less favored, peripheral character value of both ends are more favored, then it becomes disruptive or diversifying selection। मैंने पहले ही बोला है ऐसे सिलेक्शन हमको बड़े रेयर मिलेंगे, ठीक है। इनमें कर्व हमको कैसे मिलेगा कि ध्यान देंगे। अब आपको दो पीक मिलेगी, पहला ले ले इसका, दो आपके पास थे, यहां एक फिनोटाइप यहां एक फिनोटाइप, दोनों को फेवर कीजिए, क्या होगा, इनका भी नंबर बढ़ेगा, इनका भी नंबर बढ़ेगा। बीच वाले हमारे जो थे ये बेसिकली थे मीन वाले, मीन का नंबर कम होगा, आउट नंबर कर गए, फिर एक्सट्रीम का नंबर ज्यादा होगा। आप ये देखिए, ये दो एक्सट्रीम वाले, ये मीन वाला, कितने पीक आ गए, दो पीक आ गए। तो जब कर्व में दो पीक आ जाए, दूसरा जब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दोनों एक्सट्रीम फेवर होता हुआ मिले, तीसरा जब इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो आपके फेवर्ड फिनोटाइप थे, जो आपके एवरेज फिनोटाइप थे, या जो आपके मीन कैरेक्टर वैल्यूज थी वो कम होती हुई मिले, तो ये हो जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। बड़ा रेयर इसलिए कहा क्योंकि आप एक समझे, जैसे एक एग्जांपल हम इस पर लेते हैं, एक रेगिस्तान और उस पर एक रेगिस्तान ले लें या एक बीच का किनारा ले लें। बीच के किनारे में हरी घास है और रेत है, मेरे पास दो बीटल्स हैं, ठीक। अब दो बीटल्स में अगर आप लेते हैं, एक बीटल है व्हाइट, एक बीटल है ग्रीन, अभी आप खुद दिमाग लगाइए। व्हाइट बीटल्स ब्लेंड अप हो जाएगा रेत पे, ग्रीन बीटल्स ब्लेंड अप हो जाएंगे ग्रीन ग्रासेस में। ये एक एवरेज फिनोटाइप, ये एक एवरेज फिनोटाइप, देख ये दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप, सॉरी ये दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप देखिए हो गया। अब इस बीच में अगर ब्लैक आ जाए, ब्राउन आ जाए, रेड आ जाए, वो इजीली आइडेंटिफाइड बाय द प्रेडेटर होगा। तो जब दो फिनोटाइप, देखिए दोनों फिनोटाइप साइमल्टेनियसली फेवर्ड हो गए, दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू होते थे। यहां से एक काम कीजिए, यहां से आप घास हटा लीजिए, आपको एक ही फिनोटाइप फेवर होता है वो मिल रहा है व्हाइट वाला। इन घास है, दो फिनोटाइप फेवर हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक व्हाइट वाला भी हो गया। बचा इस बीच में जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म, देखिए जो एवरेज फिनोटाइप है उसे कई भाषा में इंटरमीडिएट फॉर्म भी कहा जाता है। तो मीन कैरेक्टर वैल्यू मतलब इंटरमीडिएट फिनोटाइप। अब यहां समझें, और जो बचे हुए इंटरमीडिएट को छोड़ के रहे वो एक्सट्रीम फिनोटाइप। ये दो एक्सट्रीम फिनोटाइप, तो ये दो एक्सट्रीम फेवर्ड हो गए। यहां पर आ गया व्हाइट वाला, यहां पर आ गया ग्रीन वाला। अब इस बीच में जो आया इंटरमीडिएट फॉर्म, आप ब्राउन ले लीजिए, रेड ले लीजिए, वो फेवर्ड नहीं हो रहा है, वो बन जाएगा मीन कैरेक्टर वैल्यू में। तो आपको ये ध्यान देना है, सवाल जो इस पर आते हैं आपको खासा याद रखना है, स्टेबलाइजिंग और डायरेक्शनल, ये दो में मैंने क्या क्या एग्जांपल उठाया। आपको संख्या में ध्यान देना है, आपको अगर कर्व को प्लॉट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात आती है, आप कर्व के पीक को देखिए, यदि ये ऐसा नैरो दिखे स्टेबलाइजिंग है, एक डायरेक्शन में जाता दिखे तो वो डायरेक्शनल है, दो पीक्स दिख गए तो वो बेसिकली हो जाते हैं क्या, डाइवर्सिफाइंग या डिसरप्टिव सिलेक्शन। थैंक्स अ लॉट। अपन आगे के लेक्चर में इवोल्यूशन के कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ और उनकी बारीकियों के साथ अपन आगे इसको कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।